परमार एसएससी फैटमैन बुक आधुनिक भारत, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भूमि सुधार, कुछ जो था आंदोलन, भूमि सुधार व्यवस्था जो था उसके बारे में कुछ, जैसे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, और कुछ विद्रोह हुए थे जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह के बारे में, और फिर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, और उसके बाद दक्कन विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो भूमि सुधार, भूमि सुधार, भारत में भूमि विद्रोह के कारण क्या थे, तो ये सब के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले देश में तीन जो है वो प्रमुख भूमि सुधार प्रचलित थे। स्वतंत्रता से पहले भारत में 3 तरह की भूमि सुधार जो है वो प्रचलित थे। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा जो था वो महालवाड़ी बंदोबस्त था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी थानेदारों को हटाकर दरोगा प्रणाली जो है वो शुरू किया था। जमींदारी थानेदार जो थे उनको हटा करके दरोगा प्रणाली की शुरुआत किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले जो भूमि सुधार था वो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो शुरुआत कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को शुरुआत किया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी प्रथा के तहत किसानों से जमीन नामक बिचौलियों द्वारा भू राजस्व जो है वो, जमींदार नामक बिचौलियों के द्वारा भू राजस्व जो है वो वसूला जाता था। यानी अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमीन जो है वो जमींदार को दिए जाते थे। जमींदार जो है वो किसानों से खेती करवाते थे और उससे भू राजस्व वसूलते थे, और उसके बाद जमींदार जो है वो सरकार को जाकर के देते थे। अस्थाई बंदोबस्त को लागू कहाँ कहाँ किया गया था? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इसमें जमींदार जो है वो बिचौलिए का काम करते थे, किसानों से राजस्व वसूल करके वो सरकार को ले जा करके देते थे, और इसको लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जमींदारी व्यवस्था में एक सूर्यास्त खंड पेश किया गया। जमींदारी व्यवस्था में ही सूर्यास्त खंड पेश किया गया। इसके तहत जमींदारों को सूर्यास्त से पहले एक निश्चित तिथि तक राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। अगर जमींदार समय पर राजस्व का भुगतान करने में विफल रहते थे तो सरकार उनकी जमींदारी जब्त कर लेती थी और उसे नीलाम कर देती थी, जो वंशानुगत थी। तो जमींदारी व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्त को ही सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किसने किया था? मुनरो और रीड जो है वो शुरू किए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में। यह रिकार्डियन किराए के सिद्धांत पर स्थापित था। रिकार्डियन किराए के सिद्धांत पर 1820 ईस्वी में मुनरो और रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। रैयतवाड़ी प्रणाली मतलब रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भूमि राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को दिया जाता था। यानी इसमें बिचौलियों का कॉन्सेप्ट खत्म। इसमें किसानों को द्वारा भूमि राजस्व जो सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो दक्षिण भारत में लागू किया गया था। तमिलनाडु का मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? मुनरो और रीड ने। इसका सिद्धांत क्या था? रिकार्डियन किराए सिद्धांत। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों को भू राजस्व जो है सीधे ब्रिटिश सरकार को देना होता था। और कहाँ पे शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास क्षेत्र में। अब है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो कब शुरू हुआ? 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ 1822 ईस्वी में। किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में। हॉल्ट मैकेंजी ने पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में शुरू किया महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व जो है पूरे गांव की ओर से, पूरे गांव की ओर से, न कि जमींदार की ओर से, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से वसूला जाता था। गांव के मुखिया के द्वारा पूरे गांव से वसूला जाता था। गांव या गांव के समूह को महाल कहा जाता है और इसे एकल राजस्व इकाई के रूप में जाना जाता था। एकल राजस्व इकाई के रूप में महालवाड़ी को जाना जाता था, महालवाड़ी व्यवस्था को। अब है 1857 क्रांति जो हुआ था, उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण थे ढेर सारे विद्रोह। तो 1857 की क्रांति से पहले जो ढेर सारे विद्रोह हुए थे उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो एक है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह जो है बिहार और बंगाल में हुआ। यह मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इनके द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी जो है वो महिला प्रतिभागी थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बंगाल और बिहार में लगातार सन्यासी और फकीर विद्रोह का सामना करना पड़ा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ में 1763 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है आनंद मठ, उसी में। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 ईस्वी में। पाइका विद्रोह जो है वो हुआ 1817 ईस्वी में। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? पाइका विद्रोह हुआ उड़ीसा में। और पाइका विद्रोह किसने किया? बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर जो ने पाइका विद्रोह किया उड़ीसा में। कब? 1817 ईस्वी में। खुर्दा राज्य के सैन्य कमांडर थे कौन? विद्याधर। विद्याधर जो है वो खुर्दा राज्य के सैन्य कमांडर थे। अब है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है वो कब हुआ? 1825 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह 1825 ईस्वी में हुआ। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? कहाँ हुआ? बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ। किसने किया? करम शाह और टीपू शाह ने। करम शाह और टीपू शाह ने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया 1825 ईस्वी में। कहाँ? बंगाल में। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब शुरू हुआ? 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में शुरू कहाँ हुआ? असम में। अहोम विद्रोह शुरू हुआ असम में। गोमधर कुंवर जो है वो शुरू किए थे अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। कहाँ? असम में। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो कब हुआ? 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो है वो कोल विद्रोह किए थे। कब? 1831 ईस्वी में। सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में। 1771 नहीं, सराय घाट का युद्ध जो है वो 1671 ईस्वी में हुआ था। सराय घाट का युद्ध जो है वो मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था सराय घाट का युद्ध। अहोम सेना का नेतृत्व जो है वो लाचित बोरफुकन ने किया और मुगल का सेना का नेतृत्व जो है वो राम सिंह ने किया था और मुगलों की हार हो गई थी। तो सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? 1671 ईस्वी में। सराय घाट के युद्ध में अहोम साम्राज्य जो है वो मुगल से लड़े थे। अहोम साम्राज्य मुगल से लड़े थे। अहोम के तरफ थे लाचित बोरफुकन जो है वो क्या थे? लाचित बोरफुकन जो है वो
सेना में के नेतृत्व कर रहे थे और मुगल के तरफ से राम सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। अब है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह जो है वो 1836 ईस्वी में हुआ। मोपला विद्रोह 1836 में हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मालाबार क्षेत्र में। मोपला विद्रोह जो है वो मालाबार क्षेत्र में हुआ। हो और मुंडा विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह की बात करें तो हो विद्रोह कब हुआ? 1820 में। मुंडा 1837 में। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हो और मुंडा विद्रोह जो है उसको उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत रांची और सिंहभूम से हुई थी। हो और मुंडा विद्रोह की शुरुआत रांची और सिंहभूम से हुई थी। यह विद्रोह दिकू के विरुद्ध आक्रोश से प्रेरित था। दिकू मतलब बाहरी लोग, बाहरी लोगों के विरुद्ध यह प्रेरित था हो और मुंडा विद्रोह। दिकुओं के आगमन और औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत ने खूंटकट्टी प्रणाली के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। सामूहिक स्वामित्व। खूंटकट्टी प्रणाली मतलब सामूहिक स्वामित्व। खूंटकट्टी प्रणाली के को खतरा पैदा कर दिया था। जो बाहर के लोग आ गए थे उन्होंने। हो और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को और बिरसा मुंडा के जन्म पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और झारखंड स्थापना दिवस भी बिरसा मुंडा के जन्म पर ही मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था। अब है गटकरी विद्रोह। गटकरी विद्रोह जो है वो कब हुआ था? गटकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। गटकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। गटकरी विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोल्हापुर से। गटकरी विद्रोह की शुरुआत कोल्हापुर से हुआ था। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह की शुरुआत दामिन ए कुह से हुई। दामिन ए कुह से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई, जो कि झारखंड क्षेत्र विशेष रूप से राजमहल पहाड़ियों के आसपास वनों से आच्छादित पहाड़ी भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसका सीमांकन 1832 ईस्वी में किया था। तो संथाल विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? दामिन एह कोह से। दामिन एह कोह जो कि झारखंड में है। इस विशाल भूमि क्षेत्र को सीमांकित कर संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया था। संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। संथाल जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू और कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नेता थे। अब आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह। नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह कब हुआ? 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह जो है वो 1859 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला से हुआ। नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह की शुरुआत 1859 ईस्वी में किया था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था, जो भारतीय किसानों को अपनी भूमि पर खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो ब्रिटिश जो है वो भारतीय किसानों को क्या कहते थे कि नील की खेती करो, फसल खेती नहीं करो, नील की खेती करो। तो इसी के विरुद्ध नील विद्रोह किया गया था। तो यह एक तरह से नील विद्रोह जो है एक सफल विद्रोह था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था। नील दर्पण नील विद्रोह पर आधारित एक नाटक था। तो नील विद्रोह पर आधारित एक नाटक है नील दर्पण। नील दर्पण लिखा गया किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो ये सब कुछ विद्रोह थे। यही सब विद्रोह से के कारण जो है वो 1857 की क्रांति हुआ था। तो अब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या था?
तो पहला तो था ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश नीति से ही लोग जो है वो उब चुके थे, तो क्रांति करने पे मजबूर हो गए थे। तो ब्रिटिश नीति के तहत पहला है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग ने यह अधिनियम पारित किया कि जिसके तहत बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों को ड्यूटी के लिए विदेश भेजने का आदेश दिया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि बंगाल सेना में जो भारतीय सेना थे उनको विदेश भेजने के लिए कहा। दूसरा क्या है? दूसरा है व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यपगत का सिद्धांत जो है वो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु के बिना पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा और स्वतः ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। तो व्यपगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कब? 1848 ईस्वी में। इस सिद्धांत में क्या था कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकार नहीं होता है, तो अगर उत्तराधिकार नहीं होता है तो वो किसी दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं कर सकता है। उसका राज्य जो है वो स्वतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाएगा। व्यपगत सिद्धांत जो है वो के अंतर्गत अर्जित स्थान, तो व्यपगत सिद्धांत जो है वो लागू किया गया था सबसे पहले सतारा में। सतारा में व्यपगत सिद्धांत जो है वो 1848 ईस्वी में ही लागू किया गया। व्यपगत सिद्धांत के तहत संबलपुर और जैतपुर को ब्रिटिश ने ले लिया 1849 ईस्वी में। व्यपगत सिद्धांत के तहत ही उदयपुर को 1852 में ब्रिटिश में मिला दिया गया। झांसी को 1853 में मिलाया गया। नागपुर को 1854 में मिलाया गया। तो व्यपगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। संबलपुर और जैतपुर को 1849 में मिलाया गया। व्यपगत सिद्धांत के तहत उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में मिलाया गया। डलहौजी ने कहा था कि डलहौजी ने क्या कहा था? डलहौजी ने कहा था कि अवध उस चेरी की तरह है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। डलहौजी ने कहा था कि अवध उस चेरी की तरह है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। अवध पर कुशासन के आधार पर कब्जा कर लिया था। डलहौजी जो है वो अवध पर कुशासन के आधार पर कब्जा कर लिया। मिर्जा वाजिद अली शाह जो है वो अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मिर्जा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वो अवध के अंतिम नवाब थे। इस्तिहार उन्होंने मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव बढ़ाया। इस्तिहार ने मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव बढ़ाया। सिपाही विद्रोह हुआ था। एनफील्ड राइफल का परिचय कहा जाता है कि एनफील्ड राइफल की कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी में लपेटा गया था। इसे बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो है वो इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे। मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में 34वीं देसी पैदल सैनिक इन्फेंट्री की सिपाही थे। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे कौन? मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया। किसने? मंगल पांडे ने। कब? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर देता है। इसके तहत उनको फांसी दिया जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को।
8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है। मेरठ में 85 सिपाहियों को एनफील्ड कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर सेवा से बर्खास्त कर 10 साल के लिए कैद की सज़ा सुनाई गई। कब? 9 मई 1857 को। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों को एनफील्ड कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर सेवा से उनको बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली की ओर मार्च से शुरू हुआ। मार्च के साथ शुरू हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में दिल्ली की ओर मार्च के साथ शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा जो है वो कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि भारत के अंतिम मुगल शासक जिन्हें युद्ध के बाद रंगून वर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। तो दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल का अंतिम शासक था और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज जो है वो म्यांमार के रंगून में भेज दिया था। वास्तविक नेता कौन थे? जनरल बख्त खान। दिल्ली में जो 1857 के क्रांति के वास्तविक नेता थे वो कौन थे? जनरल बख्त खान। 1857 क्रांति के नेता। 1857 क्रांति के नेता की बात करें तो दिल्ली में कौन नेता थे? तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे जनरल बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बेगम हजरत महल। 1857 क्रांति की नेतृत्व लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। कानपुर से थे नाना साहेब। नाना साहेब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब को तात्या टोपे भी कहा जाता है। तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब या तात्या टोपे। बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है वो जमींदार थे। बरेली से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बहादुर खान रोहिल्ला। बहादुर खान रोहिल्ला बरेली से। झांसी से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। 1857 क्रांति की नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे यानी मनु। मणिकर्णिका तांबे यानी मनु। फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला यह जो है वो डंका शाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शाहमल। तो जनरल बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय ये जो है वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब या तात्या टोपा जो है वो कानपुर से। कुंवर सिंह जो है वो बिहार से। बहादुर खान रोहिल्ला बरेली से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। मौलवी अहमदुल्ला यह जो है वो फैजाबाद से। शाहमाल जो है वो उत्तर प्रदेश से नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह के दमनकर्ता। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ 1857 की उसको किसने दमन किया? जॉन निकोलसन। दिल्ली के विद्रोह को जॉन निकोलसन जो है वो दबा दिया। लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया? हेनरी लॉरेंस। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ उसको हेनरी लॉरेंस ने दबा दिया। कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसको कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी से जो विद्रोह हुआ उसको ह्यूग रोज ने दबाया। झांसी से जो विद्रोह हुआ उसको ह्यूग रोज ने दबाया। तो जॉन निकोलसन ने विद्रोह को दबाया कहाँ? दिल्ली में। हेनरी लॉरेंस ने दबाया विद्रोह कहाँ? लखनऊ में।
कॉलिन कैंपबेल जो है वो विद्रोह को दबाया कहाँ? कानपुर में। ह्यूग रोज जो है वो विद्रोह को दबाया कहाँ? झांसी में। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो विद्रोह के बाद आया अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इसके तहत क्या क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और एलिजा ब्रिटिश की जो रानी थी उसने क्या उद्घोषणा किया? तो क्राउन शासन की उद्घोषणा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर दिया। महारानी विक्टोरिया जो है वो उस समय की रानी थी। महारानी विक्टोरिया उस समय की रानी थी। ब्रिटिशों ने भारतीय सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया। भारतीय सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है वो कम कर दिया गया। पील आयोग की सिफारिश पर भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। किस समिति के सिफारिश पर? तो पील आयोग। गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया। किनको? प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय उस समय बनाया गया। गवर्नर जनरल जो पद था उसको वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल पद को ही 1858 में वायसराय पद नाम दिया गया और प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो ये क्यों 1857 का विद्रोह जो है वो विफल हो गया? तो सीमित भौगोलिक और सामाजिक आधार के कारण विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित था। विद्रोह जो है वो पूरा भारत में नहीं फैला हुआ था, सिर्फ उत्तर भारत में फैला हुआ था। इसके कारण भी विफल हो गया। समन्वय और नेतृत्व कमी, कोई जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई बढ़िया नेतृत्व नहीं था। इसके कारण भी 1857 की क्रांति जो है वो विफल हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी था, लोग क्या चाहते थे ये भी नहीं बढ़िया से पता था। इसलिए 1857 की क्रांति जो है वो विद्रोह हो गए। 1857 की क्रांति जो है वो विफल हो गया। अब 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लोग जो है वो टिप्पणी करते हैं। तो टिप्पणी क्या करते हैं? तो बीडी सावरकर ने क्या कहा? तो यह जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत बढ़िया। बीडी सावरकर ने बोला कि 1857 की क्रांति जो था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने क्या बोला? कि यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये बात किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। एक और विद्रोह है दक्कन विद्रोह कब हुआ? दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 ईस्वी में हुआ। पाबना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 1876 के बीच में हुआ पाबना विद्रोह किया किसने? ईशान चंद्र राय ने पाबना विद्रोह किया था, जिन्हें विद्रोही राजा के नाम से जाना जाता है। ईशान चंद्र राय को विद्रोही राजा के नाम से जाना जाता है। रामोसी किसान सेना जो है वो कब बना था? 1879 ईस्वी में। रामोसी किसान सेना जो है वो 1879 ईस्वी में बना था। संस्थापक कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है वो महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना की स्थापना किया था 1879 ईस्वी में। तो ये था 1857 क्रांति से जुड़े कुछ तथ्य।